कारण कानूनों की अनदेखी। यहाँ लिखा हुआ है कि देवदासी प्रथा समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1930 में एक कानून पास किया था कि यह प्रथा चाहे जितनी पुरातन हो या पवित्र, आज के संदर्भ में यह स्त्रियों को वेश्या बाजार में धकेलती है। इस कायदे के अनुसार जिसे अर्पण किया गया उस लड़की को छोड़कर अन्य जो भी व्यक्ति इस विधि के लिए अपनी लड़की देगा या ऐसी रस्म में सहायता देगा या विधि संपन्न करवाएगा या उपस्थित रहेगा, उसे 1 साल के सश्रम कारावास या आजीवन कारावास की सजा प्राप्त होगी। कायदा तो बन गया, किंतु ब्रिटिश न्यायालय में इसके ऊपर बहुत बहस हुई वगैरह वगैरह। ये आगे के पन्नों पर दिया हुआ। आप देखिए, अंग्रेज़ों तक ने भारत में अपने राज के दौरान इसके खिलाफ नियम बनाए, क्योंकि वो इसके दूरगामी गड़बड़ परिणामों से अवगत थे। उन्होंने ये चीज़ें इन चीज़ों को समझा और कानून भी बनाया, लेकिन वो असल में बहुत ज़्यादा किसी भी देश में, भारत के क्या कहें, अमल में नहीं आ पाता। नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी हूं और आप सभी का मेरे व्लॉग चैनल में स्वागत है। मुद्दा संवेदनशील है। एक सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति है हमारी सोसाइटी का हिपोक्रेट होना और कुछ डबल स्टैंडर्ड्स जिनकी वजह से कुरीति है, और वो है प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि देह व्यापार, जैसे कि देवदासी प्रथा, ग्राम वेश्या या फिर बंधुआ प्रोस्टिट्यूशन। ये प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार, देवदासी प्रथा, ग्राम वेश्या, ये सारी चीज़ें हर कालखंड में, हर देश में और हर प्रकार के समाज में व्याप्त थीं और आज भी हैं विभिन्न रूपों में। लेकिन चूंकि समाज को इस तरह की चीज़ें बहुत हानि पहुंचाती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ एक बैड एलिमेंट्स इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी ओर बैलेंसिंग एक्ट भी है। कई सारी सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारे लोग इस तरह की कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग आज़ादी के बाद से ही, और कानून के माध्यम से सरकारें कुछ पहले से भी आज़ादी के, इस तरह की कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए प्रयासरत रहे हैं। मीडिया की बात करें तो धर्मयुग जैसी शीर्ष पत्रिका इस तरह के कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए अपने लेखन से प्रयासरत रही हैं और इन डेप्थ विवेचना, आकलन, कुप्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास करने वाली संस्थाओं के उत्साहवर्धन के लिए आगे आती रही है। अब धर्मयुग की बात करें तो इस तरह का संवेदनशील मुद्दा इस पत्रिका ने अपने प्रकाशन के दौरान कई बार उठाया है। हमारे पास एक अंक है 1984 का, जिसमें कवर स्टोरी के रूप में देवदासी प्रथा, ग्राम वेश्या आदि और मुंबई जैसे महानगर में बंधुआ प्रोस्टिट्यूशन, बंधुआ वेश्यावृत्ति के ऊपर एक मुखर कवर स्टोरी दी गई है। तो आइए देखते हैं कि उस इन डेप्थ एनालिसिस और स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस समय सन 80 के पूर्वार्ध में और उसके पूर्व क्या समस्याएं आ रही थीं और किस तरीके से ये कुरीति, ये बुराई हमारे बीच व्याप्त थी। तो ये देखिए, हम सबके सामने है धर्मयुग के मई 1984 यानी मई 1984 का एक इशू। अब इसमें आप देख सकते हैं रेट पड़ा है ऊपर 3 रुपये। इसकी जो कवर स्टोरी है इस अंक की, वो एक बहुत ही संवेदनशील सामाजिक इशू है जिसको एड्रेस किया था धर्मयुग ने उस वक्त। और कई इश्यूज़ में इस तरह के मुद्दे को या इसी मुद्दे को धर्मयुग ने एम्फेसाइज किया। समाज सेवियों की और कई संस्थाओं की सहभागिता रही। देखिए इसमें कवर पेज पे क्या दिया है। पहले तो ये फ़ोटोग्राफ आप देख लें, ये एक देवदासी की फ़ोटो है, संभवतः ये मध्य प्रदेश के एक स्थान पे खींची गई है। अब इसका टाइटल देखिए कवर स्टोरी का, अभागिनों का नरक संसार, कैसे हो उद्धार, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या चल रहा है, क्या स्थिति है इस मामले में देश की और विभिन्न हिस्सों में जहां ये इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। देखिए इसमें नीचे क्रॉसर्स क्या हैं, अभागिनों का नरक संसार, कैसे हो उद्धार। इसमें नीचे है दक्षिण की देवदासियां, साउथ इंडिया की बात हो रही है।
फिर मध्य प्रदेश में जावरा, उत्तर प्रदेश में बसुका, राजस्थान में बांदर सीदरी की ग्राम वेश्याएं। फिर नीचे एक है बम्बई उस समय कहते थे, बम्बई महानगर की बंधुआ वेश्याओं की दुर्दशा का मार्मिक सर्वेक्षण तथा इनके सुधार और उद्धार के रचनात्मक अभियानों का विवरण। तो ध्यान से सुना आपने, मुंबई की बंधुआ वेश्याओं के हालात पर, उनके उद्धार के लिए हो रहे प्रयासों पे, कानून की खामियों पे भी इसमें बात की गई है। चलिए मैगजीन पलटना शुरू करते हैं। फिर खोलते ही जो है डालडा का विज्ञापन, एवरग्रीन डालडा। बचपन में हम लोग कहते थे वो एक शब्द ऐसा बताओ 3 अक्षर का जो उल्टा पढ़ने में भी वही होता, सीधा पढ़ने में वही होता है, वही डालडा है भाई। घर घर में डालडा के ही डिब्बे होते थे। रिफाइंड वगैरह इस समय बहुत कम या ना के बराबर चला करते थे, हर हिस्से में नहीं मिलता था। डालडा का ही पेनिट्रेशन था कुकिंग के लिए सब जगह। डालडा ब्रांड वनस्पति केवल शाकाहारी तेलों द्वारा पाला पोसा, अब जाने जो भी हो। अब यहाँ से ही पेज आप देखें, पेज नंबर 7 से ही आपकी कवर स्टोरी शुरू हो जाती है। बाएं हाथ पे केवल किसी डिज़ायर साबुन का, जो शायद अब नहीं आता, इसका एक विज्ञापन है। और बाद में दक्षिण भारत की देवदासियों से, दक्षिण भारत में देवदासी की कुप्रथा से इस खबर को शुरू किया गया है। आइडल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में, एक अपने समाज की मुखिया किस्म की एक देवदासी से, एक बुज़ुर्ग देवदासी से जो कि पालन पोषण कर रही है पूरी प्रथा का एक सामाजिक दबाव में, उसकी फ़ोटो दी गई है। और ये वाद्य यंत्र भी लिए हैं, बजाना गाना सिखाती भी थी लोगों को। तो चलिए इस पे देखते हैं। ये पहले तो ये यलम्मा की बेटियां नरक से छुटकारे की प्रतीक्षा, डॉक्टर अनिल अवचट की रिपोर्ट है ये। खैर, इसमें देखिए यहाँ कैप्शन पढ़ लेते हैं पहले। इसमें माता की पूजा अर्चना, देवदासी समाज की दोहरी नैतिकता की शिकार। अब ये डबल स्टैंडर्ड्स कौन बनाता? सोसाइटी में कुछ ताकतवर लोग बना देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और वो फॉलो होते रहते हैं बेचारे गरीब और कम पढ़े लिखे, कम समझदार लोगों द्वारा। खैर, इसमें है देवदासियों में मटके की पूजा का विशेष महत्व है। दंत कथा के अनुसार कवि महातंगी ने यलम्मा को मटके में ही आश्रय दिया था। यहाँ लिखा है उलझे बाल यानी देवी का बुलावा। बाल उलझने का अर्थ इनकी मान्यता के अनुसार देवी का बुलावा माना जाता है। जटा को लेकर इन लोगों के मन में एक अजीब सी दहशत बैठी हुई। इन जटाओं को काटा नहीं जाता। उनका विश्वास है कि जटाओं के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी देवी का कोप भाजन बनने का कारण बनेगा। ये जटाएं बढ़ते बढ़ते मोटी रस्सी की तरह लड़कियों की पीठ पर झूलने लगती हैं। कुछ स्त्रियां तो इन जटाओं को कमर में बांध लेती हैं, कुछ सिर में जूड़े की शक्ल में लपेट लेती हैं। घर वालों ने उन्हें क्यों भगवान को समर्पित कर दिया पूछने पर वे अपने अपने सिर का पल्लू सरकाकर जटाएं सामने रख देती हैं। अब इसी का एक उदाहरण आप समझ जाएंगे सब कुछ अगले पैरा में। यहाँ पढ़ें कि हर गांव में 1-2 देवदासियां सर्वसम्मति से मुखिया होती हैं। घटना का अर्थ यलम्मा के पक्ष में देकर लोगों के भय और अंधविश्वास का बीज होती है। तारा ने युवावस्था में पर्दान किया। पिता के ख्यालात बदल गए। उन्होंने एक दिन उसके बालों की जट काट दी। जट की जगह खुजली होते ही वहाँ हल्दी लगाई। हल्दी से काफ़ी आराम हुआ, पर चमड़ी सूख कर झड़ने लगी। ये देखकर वे विचलित उठे। यानी लड़की के पिता जिसकी जटा बन गई थी, उन्होंने जटा काट दी थी। कहीं देवदासी ने बनाना पड़े, माना जाता जटा हो गई फलानी देवी की कृपा है, तो वो जो है अब देवी जी के चरणों में उसको समर्पित कर देना। और वो देवी जी हैं इष्ट देवदासियों की। अब देखिए ये इस तरीके का है। अब जब जूड़ा काटा, वहाँ बाल झड़ गए और चमड़ी झड़ने लगी, तो वो देखकर पिता डर गए कि देवी का प्रकोप हो गया, क्योंकि उन्होंने जटा काट दिया। और उन्होंने पुनः तारा को यलम्मा के चरणों में अर्पित कर दिया जाकर। यहाँ पे सोशल वर्कर हैं ये आपके काका कारखानीस, देवदासी मुक्ति के अगुआ। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। और दक्षिण भारत के ये समाज सेवी प्रमुख रहे उस समय के। इन्होंने देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए बहुत काम किया। तब बीच में देखिए एक पेज पे फिल्म गिद्ध आई थी, जिसमें गिद्ध देवदासियों के दर्द का फिल्मांकन सविता बजाज की तरफ से ये लेख है। सविता बजाज इस फिल्म की हीरोइन थी। गिद्ध फिल्म के कैप्शन देखिए। फिल्म के एक दृश्य में स्मिता पाटिल और सविता बजाज। सविता बजाज कई सीरियलों में भी आपने देखा होगा, कई फिल्मों में देखा होगा। स्मिता पाटिल से सब कोई अवगत है।
तो ये देवदासियों के ऊपर ही फिल्म बनी थी, उनके जीवन पे फिल्म बनी थी, उस डबल स्टैंडर्ड्स पे, हिपोक्रेसी के ऊपर फिल्म बनी थी, जिसके कारण समाज में देवदासी, ग्राम वेश्या जैसी हम लोगों को, या बंधुआ प्रोस्टिट्यूशन जैसी कुप्रथाएं देखने को मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इधर तो कोलगेट का एक विज्ञापन है। अब देखिए यहाँ लिखा है ग्राम वेश्या भाग 1। ये कोई धारावाहिक नहीं है। भाग 1 मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में जो रूरल एरिया में ग्राम वेश्याओं का जो कुप्रथा है उसके ऊपर ये साड़ी पहने हुए वो एक समाज सेवी के साथ एक ग्राम वेश्या खड़ी है। तो प्रौढ़ शिक्षा, नई ज़िंदगी की शुरुआत, इनको प्रौढ़ शिक्षा दी जा रही है, एजुकेट किया जा रहा है उस नरक से बाहर निकालने के लिए। ये खबर है मेहरुन्निसा परवेज़ की, जो फ्रीलांसर पत्रकार थी उस समय की, धार्मिक के लिए आर्टिकल उन्होंने किया था। अब यहाँ पे देखिए ग्राम वेश्या नहीं, नट गायिकाएँ। अब इधर आप फोटो देख सकते होंगे, ये है गायन की भावपूर्ण मुद्रा में बसुका की एक नटी। बसुका अभी आपने देखा कवर पेज पे, उत्तर प्रदेश का है बसुका इलाका, ये उसकी जो हैं नट हैं, और ये प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व रहा है ये इस तरीके का वर्ग। तो उसके ऊपर भी है कि बसुका, गाजीपुर के पास बसुका इलाका है, नटों के उजड़े खेमों का पड़ाव। वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा की ये रिपोर्ट है। वो गायन वादन भी करती थी, और इस तरीके जैसे आप कोठों का चलन हुआ करता था उत्तर प्रदेश में और हिंदी भाषी बेल्ट में, ख़ासतौर से प्रयागराज वगैरह जो आज का, यानी कि वो बनारस हो गया, वाराणसी या फिर प्रयागराज, अब तो सब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। खैर, और इन्हीं सब प्रयासों से ये ख़त्म हो सका है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ भी कंटिन्यूड है, रूप और गुण की विजय और फलाना, ये कैसे कैसे अल्फाज, लोग बहुत क्या कहते हैं, किस तरीके से उनको, उनके परिवार को पेन दिया जाता है समाज द्वारा, जिस समाज ने उनको खड़ा किया, इस तरीके की स्थिति में पहुँचाया उसी समाज द्वारा। खैर, ग्राम वेश्या पार्ट 3, बांदर सीदरी। बांदर सीदरी, अब देखिए फिर से आपको दिखाता हूँ। बांदर सीदरी, ये राजस्थान की बात हो रही है। अब बांदर सीदरी से ग्राम वेश्या भाग 3 दिया जा रहा है। सावित्री परमार, ये भी एक महिला रिपोर्टर द्वारा किया गया है। ये देखिए, ये है गुमनाम सौदों की भाव भंगिमाओं से दूर एक ठहरी हुई सी दिनचर्या उस गाँव की जहाँ पे ग्राम वेश्याएँ हैं। अब यहाँ पे देखिए, जितना झूठा श्रृंगार उतनी ही झूठी मुस्कान, अनैतिकता और व्यवस्था की सीमा रेखा यहाँ बहुत धुंधली पड़ जाती है। ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाया गया हर एक इलाके की जहाँ इस तरह की कुप्रथा है वहाँ पे। अब हम आ गए हैं मुंबई। मुंबई का है यहाँ पे कंटिन्यूशन। ये 24 घंटे खुला आमंत्रण द्वार, दाम उम्र के अनुसार, ये कैप्शन है। दरवाजे पे देखिए प्रोस्टिट्यूशन वगैरह का वो चल रहा है, सब ये सब चीज़ें हैं। शहरों में क्या नहीं होता, ये देखिए सब वेडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। सभी का ज़माना बदल जाएगा वगैरह, इसमें कुछ वो जो बस्ती के होकर रह गए, कहीं गांवों से आए और यहाँ बस गए मुंबई में, बंधुआ। देखिए एक ये बड़ा मुंबई महानगर का एक बंधुआ गुलाम ज़िंदगियों की मुक्ति के लिए संघर्ष, संजय पुगलिया इन्होंने रिपोर्ट किया है। यहाँ पे शीला बरसे वैश्या मुक्ति के लिए अनवरत प्रयासी एनजीओ संचालिका उस समय की थी, बड़ी फेमस। उनकी फ़ोटोग्राफ भी दी है, उनके प्रयासों के बारे में बताया है, उनकी स्टडीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, देखिए कुछ पैराग्राफ यहाँ भी मैंने मार्क किए हैं। ये कहानी सुनिए एक तो, कि का महिला का नाम, ये लड़की का नाम का रखा, मदुरई की रहने वाली है, उम्र 15 वर्ष। गाँव के किसी सगे ने नौकरी का प्रलोभन दिया और मुंबई लाकर शिव के एक चकले में उसे बेच दिया। उसने जब यहाँ धंधा करने से इनकार किया तो पहले मारा पीटा गया, फिर भी नहीं मानी तो 4 आदमियों ने उसके हाथ पैर दबोचे और एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में धंधा करने पर भी उनके कमाए पैसे छीन लिए जाते थे। उन्हें बस ज़रूरत भर खाना दिया जाता, कभी वह भी नहीं मिलता। तो ये है क्या बीतती है उनके ऊपर। इस तरीके से केसेस दिए हैं कि यह तो एक आध कहानियाँ हैं। शीला के अनुसार समूची मुंबई में 12,000 चकले, उस समय की बात हो रही है, आप ध्यान रखिए, ये 1900 आप देख सकते हैं 1984 की बात हो रही है। उस समय के अध्ययन के अनुसार कितने मुंबई में 12,000 चकले हैं जिनकी वेश्याएं बंधुआ गुलाम ज़िंदगी जीती हैं। सिर्फ मुलुंड में 22 और शिव में 60 चकले हैं, एक एक चकले में 10-15 लड़कियां। मुंबई के EMS अस्पताल के सर्वेक्षण के अनुसार इस महानगर में 1 लाख वेश्याएं हैं। इसमें बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियां हैं। शीला की डायरी में दर्जनों वेश्याओं के नाम और पते दर्ज हैं। उनसे पता चलता है कि बम्बई आने वाली, उस समय बम्बई आने वाली ज़्यादातर लड़कियां महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और नेपाल की होती हैं। दक्षिण भारत के कुछ खास गांवों के नाम उस डायरी में बार बार आए हैं, पुलिस के रिकॉर्ड्स में बार बार आए हैं। इससे ये साबित होता है कि कोई संगठित गिरोह उन खास स्थानों पर ज़्यादा सक्रिय है।
जैसे कि बताया गया इस पैराग्राफ में कि नौकरी का प्रलोभन देके मासूम लड़कियों को, गरीब परिवारों की लड़कियों को शहर या मुंबई वगैरह ले आया जाता है, यहाँ चकलों पे बेच दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ है। ये अब इधर देखिए, इसका कंटिन्यूशन इधर भी है। पुलिस और प्रशासन का रवैया सुनिए शीला से। अव्वल तो पुलिस सपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के मामले दर्ज करने से कतराती है। अगर मामला दर्ज कर लिया तो अक्सर उसकी पूरी तहकीकात नहीं होती। अगर तहकीकात किसी तरह पूरी करनी ही पड़ गई तो कई बार आरोप पत्र दाखिल नहीं हो पाता, और अगर आरोप पत्र दाखिल करना ही पड़े तो कभी कभी लड़की की उम्र का गलत प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, ताकि नाबालिग लड़की के मामले में अपराधी पर गंभीर जुर्म की धाराएं ना लगें, या फिर फर्जी माँ बाप पेश कर उन्हें लड़की सौंप दी जाएगी। अब इतनी भीषण रैकेटिंग कहाँ से कोई बचे, कहाँ से कोई बचेगा। इसी पैराग्राफ में इस वाले लेख में लिखा है कि ला एक जाबाज लड़की थी। शीला बताती कि शीला एक समाज सेविका है। 15 वर्ष की लड़की कोठे से मुक्त कराई गई थी। उसे जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उसने कहा, मुझे वापस मत भेजिए। जज से कह रही है, अगर आप मुझे वापस वहीं भेजना चाहते हैं तो पहले अपनी लड़की को बेचिए, फिर मुझे वहाँ भेजिए। ला को पागल समझा गया, उसे ठाणे के पागल खाने में भेज दिया गया। गत 10 मार्च को शीला जब उससे मिली तो उसने कहा, दीदी मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन जब कोई ग्राहक मेरी तरफ आता है तो जी चाहता है मैं उसे मार डालूं या खुद को ख़त्म कर लूं, आसपास की सारी चीज़ें तहस नहस कर दूं। ये दर्द है जिनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। सोचिए क्या बीतती होगी उन स्त्रियों पे, युवतियों पे। खैर, अब हम आगे चलते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सामाजिक समारोह है, एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम ग्राम वेश्याओं वगैरह का, इन सब का। मुंबई के जो हैं सावधान एनजीओ चलाने वाले उसके संस्थापक विनोद गुप्ता बाएं, ये जो खड़े हैं, अपनी बेटियों को इन्वर्टेड मीडिया के साथ। सबसे दाएं हैं सुनील दत्त एवं प्रकाश मेहरा। देखिए फिल्मी हस्तियां इस सामाजिक समारोह में वो सामूहिक विवाह समारोह में पहुंची। सुनील दत्त खड़े आपको फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, ये सुनील दत्त है, उनके बगल में प्रकाश मेहरा खड़े, उनके पीछे एक और फिल्मी हस्ती कोई खड़ी है। ऐसे समारोह में फिल्मी हस्तियों को बुलाया जाता था, इन समारोहों को, प्रयासों को हाईलाइट करने के लिए, और दुल्हनों की फ़ोटो हैं। तो कई जगह 5, 10, 15 इस तरीके से ये होता था। अब ये देखिए दूसरे ऐसे ही समारोह की फ़ोटोग्राफ्स यहाँ दी हुई हैं, सभी नवविवाहित वधुएं अपने पतियों के साथ। ये है, बड़ी कवायद करनी पड़ती होगी इस तरह के प्रयासों के लिए। उस समय तो स्वीकारोक्ति माहौल भोगने वाली महिलाओं के लिए स्वीकारोक्ति समाज में बहुत कम होती है। तब देखिए इस समारोह में बच्चे और बच्चियां भी खड़े हैं इन महिलाओं के, ठीक है, उनका विवाह करवाया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए लेकिन बाद में परिणाम क्या होता होगा उस पर भी मुझे लगता है आज भी और हमेशा रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और जैसा बताया कानून का पालन क्यों नहीं हो पाता पीछे आपने देखा, तो वो आज भी वही कारण मेंटेन है। ये सब कंटिन्यूएशन है इसका। चलिए खैर अब आगे चलते हैं। ये चीज़ हो गई। अब इसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों गोपनीय रिपोर्ट के ऊपर उस समय जो तैयार की जाती थी भारत में, बेदिल दिल्ली करके एक स्तंभ सा है। ये देखिए बच्चों पे आपने पिछले के एपिसोड में हम लोगों के देखा एक वीडियो में कि कैसे बंधुआ मजदूरी जो बच्चों की होती थी, बाल श्रम होता था, उसके ऊपर धर्मयुग लगातार लिखती थी, जागरूकता पैदा करने की कोशिश करती थी, समाज में कानून लागू करवाने की कोशिश करके बच्चों के जीवन बचाने की कोशिश करती थी। इस एडिशन में भी आप देखेंगे यातना शिविर में बंधुआ बच्चे, इनको छुड़ाया गया है। मिर्ज़ापुर की कालीन फैक्ट्री से मुक्त 13 बंधुआ बच्चों को बंधुआ बना के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, हमेशा आज भी होता है, नहीं रुका है ये पूरी तरीके से कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार। तो मिर्ज़ापुर की कालीन फैक्ट्री, अब आपको मिर्ज़ापुर और कालीन फैक्ट्री सुन के कालीन भैया मिर्ज़ापुर की याद आ गई होगी। आपने हाल में वेब सीरीज़ देखी होगी, लॉकडाउन के दौरान तो बहुत ही सुपर हिट रही, 1.5 अरब के आसपास उसकी व्यूअरशिप पहुँच गई है। खैर चलिए, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद की चर्चा है इस वाले पेज पे, लॉस्ट पीपल ऑफ जिम्बाब्वे। ये ख़ास तौर से वैसे तो अवधेश व्यास नाम के रिपोर्टर की यहाँ बाईलाइन दी हुई है। ऑब्जर्वर विवाद एक खींच का नाटकीय समापन। इसमें दिखाया जिम्बाब्वे की सरकार ने वहाँ के जो विद्रोही थे या जो उनके गांव देहात थे, उनके कस्बे थे, उनमें बहुत अत्याचार किए वहाँ की तत्कालीन सरकार ने। लेकिन ऑब्जर्वर का जो मालिक था उसकी बहुत गाढ़ी दोस्ती थी वहाँ के। उस समय सैटेलाइट्स को जासूसी के लिए यूज़ किया जाने लगा था। जब आकाश में कोई किसी देश की सीमाएँ, बाउंड्रीज और बाधाएँ नहीं होती थी तो अमेरिका, रूस, जर्मनी वगैरह दूसरे देशों की निगरानी और जासूसी करते थे अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से, सैटेलाइट कैमरों के माध्यम से। तो हाई रेजोल्यूशन कैमरे जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता लगाते थे, देशों के ऊपर के चित्र खींचते थे और उनको उस माध्यम से सैटेलाइट से नज़र रखी जाती थी। इसमें वही बताया गया कैसी कैसी खुफिया आँखें
ओमपुरी से अनिल भट्ट की बातचीत, सामाजिक क्रांति के लिए 10 अर्धसत्य बनानी होगी। अर्धसत्य पिक्चर ओमपुरी की रिलीज हुई थी और उसने एक ये कल्ट फिल्म थी एक प्रकार की, जिसने काफ़ी हद तक फिल्मों की दशा बदली और सत्या भी इसी पैटर्न पे बनी थी।